नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको व्रत के बारे में बताऊंगा। व्रत किसे कहते हैं, कैसे क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं व्रत किसे कहते हैं। किसी एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पथ को व्रत कहते हैं। यानी कि कोई एक बिंदु दिया हुआ हो, जैसे ये बिंदु मान लीजिए, कोई एक बिंदु दिया हुआ हो, उसकी समान दूरी पर स्थित बिंदुओं की, ये समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के पथ को, यानी कि इस पूरे रास्ते को क्या कहते हैं, हम व्रत कहते हैं। जिस प्रकार एक बिंदु ये दिया हुआ है, इससे समान दूरी पर स्थित है, जान लो सभी बिंदु को जब बना दिया जाए तो पूरा पथ बन जाएगा। ठीक है, तो इसी पथ को क्या कहते हैं, हम व्रत कहते हैं। तो क्या कह सकते हैं, किसी एक बिंदु से समान दूरी पर, यहाँ से नापेंगे तब भी इसकी समान दूरी एक ही दूरी होगी, यहाँ से नापेंगे तो दूरी जो होगी हमेशा इसकी समान ही होगी। ठीक, इसी बिंदु के समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पथ को हम क्या कहते हैं, व्रत कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। ठीक है, आगे हमारा दिया हुआ है, आगे हमारा क्या है, जीवा। ठीक है, तो जीवा क्या होती है हमारी, देख लीजिए। जो हमारा ये हुआ, ये है क्या, हमारा ये पथ, बिंदु पथ हमारा जो है। ठीक है, जो हमारा पथ है, इस पथ पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है हमारी जीवा कहलाती है। तो यानी कि जैसे एक ये बिंदु हमारे बिंदु पथ पर दिया हुआ है, एक ये दिया है, इसको जब मिला देंगे तो ये हमारी क्या रेखा कहलाएगी, हमारी जीवा कहलाएगी। तो हमारी परिभाषा क्या दी हुई देख लीजिए, हमारी बिंदु पथ पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा व्रत की जीवा कहलाती है। यानी बिंदु पथ पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये बिंदु पथ पर दो बिंदु स्थित है ना, बिंदु पथ पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हमारी क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है। आगे हमारा दिया हुआ है व्यास। क्या दिया हुआ हमारा है, व्यास। ठीक है, अब इसमें ये होता है, बिंदु पर इसमें सीधी क्या होती है, जो ये जीवा थी, एक बिंदु पथ पर स्थित किसी मतलब बिंदु पथ पर दो बिंदु कहीं पर भी खींचे होते। ठीक है, उसको मिला देते, जो मिलाने वाली रेखा होती है हमारी जीवा कहलाती। बट इसमें क्या होता है, जो जीवा होती है वो केंद्र से होकर जाती है। क्या होती है, जो रेखा, जो जीवा होती है हमारी क्या होती है, केंद्र से होकर जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो कह सकते हैं बिंदु पथ पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर जाती है, उसे क्या कहते हैं, हम व्रत का व्यास कहते हैं। आइए परिभाषा के माध्यम से देखते हैं। व्रत के बिंदु पथ पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर जाती है, उस रेखा को व्रत का व्यास कहते हैं। तो हमने क्या बताया था, बिंदु पथ पर स्थित ऐसे दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, बिंदु पथ पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर जाती है, उसे क्या कहते हैं, व्रत का व्यास कहते हैं। देखते हैं आगे हमारा क्या दिया हुआ है। आगे हमारा दिया हुआ है व्रत परिधि। क्या दी हुई हमारी है, परिधि। तो सीधा नाम से निकल के आ रहा, परि मतलब चारों ओर से धी परि धी मतलब धरा, यानी चारों ओर की धरती, ऐसे कह सकते हो यार भैया, है नहीं। तो क्या कहती है हमारी परिधि। तो चारों तरफ की जो हमारी माप होगी हमारी क्या कहलाएगी, परिधि। तो क्या कहते हैं, व्रत के बाहरी आवरण को परिधि कहते हैं। यानी व्रत के बाहरी आवरण को हम क्या कहते हैं, व्रत की परिधि कहते हैं। अब आइए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ हमारा है। आगे हमारा दिया हुआ व्रत के भागों को, मतलब कितने भागों में बांटा गया, उनके चाप के आधार पर। ठीक है, तो व्रत चापों को दो भागों में बांटा गया है, लघु चाप और दीर्घ चाप। सबसे नोट करने वाली बात यह है कि व्रत में बराबर जीवाओं के सम्मुख बराबर चाप होते हैं। यानी कि व्रत के बराबर जीवाएं के मतलब कह सकते हैं, ये हमारा मान लीजिए एक व्रत कोई है। ठीक है भैया, एक ये जीवा और ये जीवा, ठीक, ये बिंदु मान लीजिए हमारा है। तो एक चाप जैसे मान लीजिए ये हो गया हमारा, ये देखा है, तो ए बी सी डी इस तरीके से माने ले रहे हैं, ये केंद्र हमारा वो हो गया। अगर चाप हमारा ये देखा जाए ए ओ डी, ठीक, ये चाप और चाप एक हमारा ये बन गया, देख लीजिए इस तरीके से बी ओ सी, ये दोनों चाप आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब क्यों बराबर होंगे, जब ये जीवाएं हमारी दोनों समान होंगी, तो हमारी जो उनके चाप होंगे वो भी हमारे क्या हो जाएंगे, समान होंगे। चाप को दो भागों में बांटा गया है, लघु चाप और दीर्घ चाप। ठीक है, उसके बाद हमारे देह व्रत में बराबर जीवाओं के सम्मुख बराबर हमको बता ही चुके हैं। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ। आगे हमारा दिया हुआ त्रिज खंड। व्रत का वह भाग जो दो त्रिज्याओं एवं एक चाप से घिरा हो वह त्रिजखंड कहलाता है। ठीक है, त्रिजखंड को दो भागों में विभाजित किया गया है, लघु त्रिजखंड और दीर्घ त्रिजखंड। ठीक है, सबसे पहली बात देखते हैं लघु त्रिजखंड। ऐसा त्रिजखंड जो व्रत के दो त्रिज्याओं एवं एक लघुचाप से घिरा हो वह लघु
त्रिज्यखंड कहलाता है। यानी कि ये हमारा चाप ही तो हमारा ये था, हम पहले आपको बता चुके हैं, ये हमारा क्या है, चाप है, ये हमारी दी है सी डी, और ये डी हमारी, ये जो हमारी होती है क्या होती है, हमारी चाप। तो क्या लिखा है, ऐसा त्रिज्यखंड जो वृत्त के 2 त्रिज्याओं एवं एक लघुचाप से घिरा हुआ हमारा लघु त्रिज्याखंड कहलाता है। यानी कि ये ए ओ और बी ओ ये हमारी क्या है, त्रिज्याएं, और ये हमारी क्या है, चाप ही तो हमारी भैया यहाँ पे दी हुई है। तो यानी कि ऐसा त्रिज्यखंड जो 2 त्रिज्याओं अब एक लघु चाप से बना हो, किससे हो, लघु चाप से बना हो, ऐसा त्रिज्यखंड हमारा क्या कहलाएगा, लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर देखा जाए, अगला हमारा क्या दिया हुआ है, अगला हमारा दिया हुआ है, देखिए अगला हमारा दिया हुआ है दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड मतलब क्या हो गया हमारा, ये बड़ा वाला चाप। जैसे मान लीजिए बड़ा हमारा एक चाप है, ये इस चाप को जब ले लिया जाए, ठीक, और 2 त्रिज्याएं ये ले ली जाए, मतलब इस तरीके की, यही मान लीजिए इस तरीके से पूरा मोड़ के यहाँ से जब लाया जाए इसको, हो जाएगा हमारा ना, तो हो गया। तो 2 त्रिज्याएं होंगी ए ओ और बी ओ, जो हमें ऐसा त्रिज्यखंड जो दीर्घ चाप तथा 2 त्रिज्याओं से बना हो, ऐसे त्रिज्यखंड को क्या कहते हैं, हम दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।